हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अजीत, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप सबका प्रिपरेशन चल रहा होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे LPCBT2 इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में। देखिए दोस्तों, ट्रेड में क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप क्वालिफाई नहीं होंगे ट्रेड में, आपका CBT2 में कितना भी मार्क्स है वो मैटर नहीं करता है। तो इसलिए अब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, 10 से 12 दिन मुश्किल से बचा है। तो आप ट्रेड को ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर आप ट्रेड को नहीं फोकस करेंगे और अगर क्वालिफाई नहीं किए तो आपको फिर कोई मतलब नहीं है अच्छा मार्क्स लाने का। पिछले बार दोस्तों मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा, मैंने जो CBT2 में मार्क्स तो अच्छा लाया, लेकिन ट्रेड में वो मार्क्स अच्छा नहीं ले पाए ना। मतलब जो नॉन टेक पेपर है उसमें अच्छा मार्क्स लाए और टेक्निकल में ट्रेड जो है उसमें अच्छा मार्क्स नहीं है। तो ट्रेड में अच्छा क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर ट्रेड क्वालिफाई नहीं किए तो आपको दिक्कत हो सकता है, बहुत दिक्कत हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है फिर। और देखिए दोस्तों, जो बीटेक डिप्लोमा किए हैं तो उनके लिए तो आसान रहता है क्वालिफाई करना। अगर वो बिल्कुल छोड़ दिए होंगे पढ़ना तो भले थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, नहीं तो इससे आसान रहता है। लेकिन ITI जो किए हुए उनको तो क्वालिफाई होना भी थोड़ा सा उनके लिए टफ हो जाता है। तो आप ये वीडियो में थोड़ा सा देख लीजिए कौन कौन सा चैप्टर है जिसको थोड़ा सा अच्छे से देख के जाना है। ये सब को आप कहीं से यूट्यूब से सर्च करके देख सकते हैं, या फिर आप जो ChatGPT से आप हर टॉपिक को सर्च करके आप पढ़ लीजिए, तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। उतना भी टफ नहीं रहता है, आप 27 मार्क्स ला सकते हैं 75 में। तो और मैंने भी दोस्तों पिछले बार दिया था तो मेरा 60 के करीब मेरा मार्क्स था ट्रेड में। तो देखिए, जो पहला जो हम ट्रेड है उसमें हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें देखिए है पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से हम बता देते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल है। बेसिक इलेक्ट्रिकल में को आप अच्छे से थोड़ा सा देख के जाइए। नेटवर्क जो है उसमें नेटवर्क भी बोलते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसको आप देख के जाइए। उसमें देखिए पहला जो है ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ को अच्छे से मतलब उसके बारे में देख लेना है कि ओम्स लॉ जो है V प्रोपोर्शनल टू I होता है। जब जो है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है तो V प्रोपोर्शनल टू I आता है। जब V इक्वल टू जब कॉन्स्टेंट हटाते हैं तो वो V इक्वल टू IR आ जाता है, जो R जो है कॉन्स्टेंट है। और ये जो होता है लीनियर एलिमेंट के लिए वैलिड होता है, नॉन लीनियर एलिमेंट के लिए वैलिड नहीं होता ओम्स लॉ। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, हम कंडक्टर के लिए मैंने मतलब ओम्स लॉ लगाते हैं। सेमीकंडक्टर के लिए ये इसका कर्व जो भी कर्व जो बनेगा वो थोड़ा सा मतलब जो है पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, कर्व टाइप का बनेगा। तो ये ओम्स लॉ हुआ, V इक्वल टू IR। नेक्स्ट जो है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ में देखिए 2 लॉ पढ़ना है, KCL पढ़ना और KVL। KCL जो हुआ ये किसी नोड पर जो होता है, नोड पे जो होता है या जंक्शन पे जो सम ऑफ करंट जो होता है वो 0 होता है। यही है किरचॉफ लॉ। मतलब जितना भी करंट आउट गोइंग और इनगोइंग होगा दोनों का सम 0 होगा, या इक्वल टू कह सकते हैं कि आउट गोइंग इक्वल टू इन जो होगा कमिंग करंट होगा, इनकमिंग करंट होगा। और ये जो बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। एक होता है KVL। KVL जो होता है दोस्तों, कोई भी लूप हुआ उसमें जो सम ऑफ जो वोल्टेज हुआ वो 0 होता है, ठीक है। तो ये जो बेस्ड होता है किसका, ये जो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। तो ये हुआ KCL और KVL। तो ये बेसिक आपको ध्यान रखना चाहिए। ये पूछ सकता है कि KCL किस पर बेस्ड है, KVL किस पर बेस्ड है, ये देख लेना है। और सीरीज पैरेलल सर्किट देख लेना है दोस्तों। सीरीज पैरेलल में कनेक्शन में क्या होता है, और अब सम जैसे सीरीज है तो रेसिस्टेंस दिया हुआ तो R1 + R2 हो जाएगा। वही पैरेलल में दिया हुआ है तो 1/R1 + 1/R2 करके ऐड करेंगे, और जो इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट जो आएगा वो प्रोडक्ट बाय सम हो जाएगा। तो ये है, ये देख लेना आपको सीरीज पैरेलल। सीरीज में जो है करंट सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। वोल्टेज करंट रेसिस्टेंस ये सब थोड़ा बेसिक देख लेना है बस। रेसिस्टेंस जो होता है अपोज करता है करंट को, और करंट जो हुआ, करंट क्या हुआ, जो फ्लो ऑफ चार्ज हुआ वही करंट हुआ। वोल्टेज जो EMF जो हुआ एक तरह से जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो वोल्टेज हुआ। तो 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो ये सब बेसिक है, मतलब तो जानते ही होंगे थोड़ा बहुत। और क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़े हैं 9-10 भी वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस तो पढ़े ही है, तो इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। पावर, एनर्जी और एफिशिएंसी। देखिए पावर जो होता है जो रेट ऑफ जो होता है, जो एनर्जी होता है, रेट ऑफ डूइंग जो वर्क हुआ वही क्या हुआ आपका मतलब पावर हुआ, समझ रहे हैं ना। जो मतलब पावर जो इक्वल टू वर्क पर टाइम भी बोल सकते हैं, कार्य हिंदी में बोलते हैं कार्य करने की दर को ही बोलते हैं, वो मतलब बोलते हैं क्या, पावर शक्ति। एनर्जी है, एनर्जी आप एनर्जी के बारे में ये देख लीजिए, बेसिक है ये सब। तो
एनर्जी क्या हुआ है और एफिशिएंसी इसको निकालते हैं, आउटपुट बाय इनपुट हो गया, ये सब देख लेना बेसिक है। फिर डीसी मशीन में देखिए आपको ये सब टॉपिक देख लेना है। डीसी मोटर, जनरेटर देख लेना है, इसका कौन सा प्रिंसिपल पर काम करता है। मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, जैसे जनरेटर हो गया फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, और जो जनरेटर क्या करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब मोटर हो गया तो मोटर आपका क्या करता है, मोटर जो है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। ये जो होता है लोडिंग फोर्स प्रिंसिपल पर काम करता है, या फिर आप फैराडे लेफ्ट हैंड रूल जो है उस पर काम करता है। यही है बेसिक, आप देख लीजिए इसका, समझे। तो यही सब है, स्पीड कंट्रोल, ये सब बेसिक थोड़ा सा देख लेना है। अलग अलग तरह का स्पीड कंट्रोल होता है। हम फिर जो है वोल्टेज कंट्रोल पढ़ते हैं और फील्ड कंट्रोल ये सब पढ़ते हैं। फील्ड कंट्रोल में जो स्पीड कंट्रोल करते हैं या अब रेटेड स्पीड करते हैं, और जो है वोल्टेज कंट्रोल या रेसिस्टेंस वाला जो उसमें वैल्यू कंट्रोल करते हैं। और वोल्टेज कंट्रोल जो होता है ये जो होता है मतलब कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव होता है, और जो होता है फील्ड कंट्रोल जो होता है कांस्टेंट पावर ड्राइव होता है। तो ये सब देख लेना है। और पावर इक्वल टॉर्क पावर रिलेशन देख लेना है, टॉर्क पावर इक्वल टॉर्क इंटू स्पीड होता है, ये आप देख लेना है। और ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में आपको जो है ट्रांसफार्मर का काम क्या है, ट्रांसफार्मर जो है कि एक तरह से स्टैटिक डिवाइस है। वो जो एनर्जी वो जो होता है वोल्टेज को स्टेप अप और डाउन में कन्वर्ट करता है, वोल्टेज और करंट को मतलब स्टेप अप और डाउन करता है। ठीक है, तो ये अगर प्राइमरी सर्विस जो है प्राइमरी वाइंडिंग ज़्यादा है और सेकेंडरी वाइंडिंग कम है तो क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन हो जाएगा। और अगर प्राइमरी वाइंडिंग जो है कम है और सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा है तो स्टेप अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लेना आपको बेसिक जो होता है, आपको प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग देख लेना है। ईएमएफ इक्वेशन देख लेना है, जो E1/E2 इक्वल टू लिखते हैं, N1/N2 मतलब ये जो है ईएमएफ जो हो गया प्रोपोर्शनल हो गया किसका, नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, और एक करंट रहेगा तो उल्टा हो जाएगा, E1/E2 इक्वल टू N1/N2 इक्वल टू I2/I1 हो जाएगा। तो ये देख लेना है। और आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बेसिक देख लेना, जो बताई थी वो कन्वर्ट करता है वोल्टेज और करंट को, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। पावर क्या आता है, ओवरऑल कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, लेकिन चेंज क्या होता है, वोल्टेज करंट चेंज होता है। तो ये देख लेना है आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बेसिक तो देख लेना है। जो म्यूचुअल इंडक्शन पे जो काम करता है जो है आपको देख लेना है थोड़ा सा। और दो तरह के टाइप का होता है, कोर टाइप का होता है, एक्सेल टाइप का होता है। ये आप एक बार थोड़ा सा थ्योरी देख लीजिए। और लॉसेस एंड एफिशिएंसी है, जैसे अलग अलग लॉसेस होता है, हिस्टैरिसीस लॉस होता है, एडी करंट लॉस होता है, इसको आप देख सकते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस होता है, दो तरह के लॉस हम लोग इसमें पढ़ते हैं। एफिशिएंसी के बारे में देख लेना है। आउटपुट किसी का एफिशिएंसी जो आउटपुट बाय इनपुट होता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगा, जब कांस्टेंट लॉस इक्वल टू क्या होगा, मतलब वेरिएबल लॉस होगा। ठीक है, तो वो होता है क्या, मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है उस पर। वोल्टेज रेगुलेशन देख लेना है कि वोल्टेज जो है चेंज इन वोल्टेज कितना हो रहा है। ठीक है, रेटेड वोल्टेज के रिस्पेक्ट में चेंज इन वोल्टेज का ड्रॉप कितना हो रहा है, वही होगा क्या, वोल्टेज रेगुलेशन हो गया। तो आपको देख लेना है जो वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है, नो लोड माने फुल लोड बाय रेटेड लोड होता है। तो आप ये हो गया, ये आप देख लेना है। और ओसी टेस्ट होता है, एसी होता है, टेस्ट आपको देख के जाना है। टेस्ट में जो होता है ओपन सर्किट टेस्ट होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है क्या करते हैं हम लोग, क्या फाइंड करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट में, जो है कोर लॉस फाइंड करते हैं, और शॉर्ट सर्किट में कॉपर लॉस फाइंड करते हैं। ओपन सर्किट में जो होता है क्या करते हैं, एचवी साइड को जो होता है वोल्टेज साइड जो होता है उसको ओपन करते हैं, और एलवी साइड को इंस्ट्रूमेंट को लगाते हैं। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या करते हैं, एलवी साइड को जो होता है मतलब लो वोल्टेज साइड जो होगा उसको मतलब शॉर्ट कर देते हैं, हाई वोल्टेज साइड हम लोग इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं और कॉपर लॉस को कैलकुलेट करते हैं। यही है। ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है, उसी को सिंगल वाइंडिंग में कन्वर्ट करते हैं, तो वो क्या हो गया, ऑटो ट्रांसफार्मर। उसका आप देख सकते हैं इसमें जो मटेरियल का सेविंग होता है, कॉपर मटेरियल का सेविंग होता है, एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, ये सब इसका है। ये देख लेना है आपको। ठीक है, और मशीन में आप इंडक्शन मोटर के बारे में देख लीजिए, अल्टरनेटर के बारे में। इंडक्शन जो मोटर हो गया जो इंडक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है। दो तरह की मशीन होता है, इंडक्शन मशीन जो होता है हम थ्री, इसमें जो है एसी में इंडक्शन मशीन क्या हुआ है, एसी मशीन है, इसमें 3 फेज सप्लाई देते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है। तो 3 फेज में क्या करते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं, उसी के कारण जो होता है मशीन रोटेट करता है। ठीक है, और इसमें आप दो तरह का होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है, इसका स्क्विरल केज टाइप का होता है। दोनों में डिफरेंस देख लेना है। जैसे स्लिप रिंग है जो
स्लिप रिंग में जो है स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है, उसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। स्लिप रिंग में जो होता है मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, उसमें कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। स्लिप एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में देख लेना है। स्लिप जो होता है क्या होता है, स्लिप आपको देख लेना है, मतलब कितना स्पीड का चेंज हो रहा है। तो वही हो गया एन एस माइनस एन आर, मतलब सिंक्रोनस स्पीड माइनस किया जाएगा जो रोटेटिंग स्पीड है बाय सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगा। भाई स्लिप में रिलेशन आपको बेसिक देख लेना है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। स्टार्टिंग मेथड, अलग अलग मेथड जो होता है स्टार्ट करने का, जो होता है मेथड जो स्टार्टिंग करने का होता है वो आपको देख लेना है। ठीक है, स्टार्टिंग जो स्टार्टर, जो अलग अलग टाइप का स्टार्टर होता है, इंडक्शन मशीन में स्टार्टर होता है उसमें भी, और उसमें भी स्टार्टर होता है, डीसी मशीन में भी स्टार्टर होता है। ठीक है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है, इस टाइप का स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, इम्पीडेंस टाइप का स्टार्टर होता है, ये सब टाइप का स्टार्टर होता है। तो अब इसको देख लेना है बेसिक, यही है इसमें। और क्या इसमें कुछ नहीं है। स्पीड कंट्रोल और सब उतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग स्पीड कंट्रोल हम पढ़ते हैं, वोल्टेज कंट्रोल, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, VYF कंट्रोल पढ़ते हैं, टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर तो बता ही दिए। अल्टरनेटर भी 3 फेज ही टाइप की ही मशीन है। ये जो होता है इसमें जो होता है ड्यूली एक्साइटेड होता है। ठीक है, जो मतलब फील्ड पर जो होता है हम लोग DC सप्लाई देते हैं, और स्टेटर पर जो होता है, स्टेटर पर आर्मेचर होता है, और फील्ड रोटर जो होता है फील्ड पर होता है, तो उसमें हम DC सप्लाई देते हैं, स्टेटर पर AC सप्लाई देते हैं। ठीक है, आर्मेचर इसमें कहाँ पे होता है, आर्मेचर इसमें स्टेटर पे होता है। वही अब बोलेगा आपको DC मशीन में तो उल्टा होता है। DC मशीन में जो होता है आर्मेचर होता है वो मतलब रोटर पे होता है, और जो होता है फील्ड जो होता है स्टेटर पे होता है। तो दोनों में उल्टा हो गया, समझ गया। दोनों का अल्टरनेटर में क्या होता है, आर्मेचर स्टेटर पे होता है, और रोटर जो रोटर पे फील्ड होता है। ठीक है, तो ये है EMF इक्वेशन बेसिक, इसको देख लेना। वोल्टेज रेगुलेशन सब वही है। टाइप्स ऑफ अल्टरनेटर हम लोग 2 तरह के अल्टरनेटर पढ़ते हैं। सेलिएंट पोल अल्टरनेटर होता है, नॉन सेलिएंट पोल अल्टरनेटर होता है। सेलिएंट पोल अल्टरनेटर जो होता है इसमें जो होता है चैम्फर टाइप का मतलब पोल यूज करते हैं। इसमें जो होता है स्पीड कम होता है। ठीक है, और इसको हम हाइड्रो पावर प्लांट ये सब के लिए यूज करते हैं। और जो नॉन सेलिएंट टाइप का जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं, ये थर्मल पावर प्लांट इस समय यूज़ करते हैं, इसका स्पीड ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सब आपको देख लेना है। और क्या, AC फंडामेंटल के बारे में देखिए। AC फंडामेंटल में RLC सर्किट हुआ, आपको बेसिक देख लेना है। RLC सर्किट के बारे में वोल्टेज पे कितना होगा, करंट कितना होगा, ये सब कैलकुलेशन देख लेना है। और जो टोटल जो इम्पीडेंस होता है वो देख लेना है। R+J × XL - XC होता है, ये देख लेना है। XL क्या होता है, J⍵L होता है, XC क्या होता है, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस हुआ, एक हुआ इंडक्टिव रिएक्टेंस हुआ। कैपेसिटेंस रिएक्शन जो होगा 1/J⍵C होगा। रेजोनेंस सर्किट क्या होता है, जब XL = XC होता है, मतलब तो शंट मतलब जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस = इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस का कंडीशन होता है यही। ठीक है, तो उसमें आपको देख लेना है पावर जो 3 टाइप का पावर होता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर होता है, एपरेंट पावर होता है। उसको देख लेना। एक्टिव पावर हो गया P = VI cos ∅ हो गया, और VI sin ∅ हो गया रिएक्टिव पावर, और टोटल पावर जो होता है VI होता है। ठीक है, पावर फैक्टर जो हो गया, पावर फैक्टर को हम 2-3 तरह से डिफाइन करते हैं। पावर फैक्टर जो क्या हुआ वो R/Z भी लिखते हैं। ठीक है, एक ये हो गया एक्टिव पावर बाय एपरेंट पावर भी होता है। 3 फेज सर्किट में स्टार डेल्टा कनेक्शन होता है। स्टार कनेक्शन में क्या होता है, लाइन करंट ही फेज करंट होता है। डेल्टा में जो होता है लाइन वोल्टेज ही फेज वोल्टेज होता है। बस इतना ही आपको 3 फेज में ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर, एनर्जी मीटर, मल्टीमीटर, मेगर के बारे में आपको अच्छे से देख के जाना। इंस्ट्रूमेंट से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो एमीटर के जो है हम लोग जो है यूज़ करते हैं, सीरीज कनेक्शन में यूज़ करते हैं, करंट को मेजर करता है। ठीक है, इसका आइडियल रेजिस्टेंस जो होता है 0 होता है, प्रैक्टिकल में कुछ होगा, समथिंग होगा मतलब। वोल्टमीटर जो है इसको शंट में यूज़ करते हैं, वोल्टेज को मेजर करता है, और इसका जो आइडियल रेजिस्टेंस होता है इन्फिनाइट होता है। वाटमीटर का काम क्या है, वाटमीटर का काम है पावर को मेजर करना। ठीक है, एनर्जी मीटर जो होता है क्या करेगा, एनर्जी को मेजर करेगा। मल्टीमीटर के थ्रू हम वोल्टेज करंट ये सब को मेजर करते हैं। मल्टीमीटर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वोल्टमीटर वोल्टेज करंट ये सब मेजर करते हैं। अब मेगर जो होता है बेसिकली हम मेगर का यूज़ करते हैं हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग मेगर का यूज़ करते हैं, और भी सारे पर्पज़ के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और आपको देखे जाना है प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर में फ्यूज हो गया, और MCB हो गया, LCB हो गया, और रिले ओवर करंट
थर्मल टाइप के रिले होता है, इस टाइप के अलग टाइप के रिले होता है। थोड़ा सा उसको बेसिक देख लेना है। अर्थिंग टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस, ये सब अलग अलग जो टाइप का अर्थिंग होता है आपको प्लेट अर्थिंग होता है, ये सब देख लेना है। रॉड टाइप का अर्थिंग होता है, ये सब आपको देख लेना है। बेसिक MCB ये सब जो यूज करते हैं, जो मान लिए इसका पर्पज़ जो होता है, तो जो डिवाइसेस जो हम लोग हाउस में लगा मतलब होता है हाउस में, उसको हम बचाने के लिए यूज़ करते हैं। मान ली फ्रिज हो गया, मोटर ये सब है, तो उसको बचाने के लिए प्रोटेक्शन पर्पज़ के लिए हम लोग फ्यूज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्यूज़ में हम लोग अलग अलग टाइप के फ्यूज़ पढ़ते हैं। 4 टाइप के फ्यूज़ होता है। ठीक है, और भी टाइप के मतलब फ्यूज़ हम लोग पढ़ते हैं। तो MCB ये सभी टाइप के फ्यूज़ ही है। तो फ्यूज़ का काम ही है, मतलब फ्यूज़ का आपको उसका मतलब करेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखना है। फ्यूज़ का फ्यूज़ जो होता है मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट उसका होना चाहिए, क्योंकि आप मतलब जैसे करंट मतलब इंक्रीज करे वो मेल्ट हो जाए और सर्किट ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो इसलिए जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है लो होता है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और क्या, और रिले का काम जो है, रिले क्या करता है, सिग्नल को ट्रिप करता है। हम लोग जो पावर सिस्टम में यूज़ करते हैं रिले, वो सिग्नल को ट्रिप करता है और सर्किट ब्रेकर को एक सिग्नल इशू करता है, और सर्किट ब्रेकर क्या करता है, सर्किट को ब्रेक करता है। तो अलग अलग टाइप के हम लोग रिले भी पढ़ते हैं। ओवर करंट टाइप के रिले होता है। ठीक है, इस टाइप के रिले होता है। और भी टाइप के हम लोग रिले मतलब पढ़ते हैं। इम्पीडेंस टाइप के भी रिले होता है, इम्पीडेंस टाइप होता है। और हम लोग पढ़ते हैं रिएक्टेंस टाइप के रिले होता है, ये सब रिले होता है। एडमिटेंस टाइप का सब रिले होता है, ये सब देख लेना है। ठीक है, तो रिले में और इसी तरह से सर्किट ब्रेकर भी अलग अलग टाइप के सर्किट ब्रेकर होता है। जो है SF6 सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, और वैक्यूम टाइप का सर्किट ब्रेकर होता है। बहुत टाइप का होता है, आप देख सकते हैं उसको। एक बार आप सर्च करके देख लेना है सब टॉपिक, क्योंकि एक वीडियो हम पूरा बताएंगे तो फिर ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट चला जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग में हाउस वायरिंग टाइप ऑफ केबल के देख लेना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कलर कोडिंग देख लेना है। ठीक है, कलर कोडिंग वैसे देख लेना है आपको। और मोटर कंट्रोल में 10 नंबर जो टॉपिक है, मोटर कंट्रोल आपको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है। ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, हम पहले जो बोले जो हम लोग यूज़ करते हैं इंडक्शन मशीन में। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो होता है मतलब लो रेटिंग की मशीन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, 5 HP से कम की मशीन रहेगा तो हम उसको ड्यूल स्टार्टर यूज़ करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर जाता है मतलब 10 HP तक ले हम लोग यूज़ करेंगे। स्टार डेल्टा एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, उससे 10 HP से ऊपर रहेगा तो HP हुआ हॉर्स पावर, 10 HP से ऊपर रहेगा तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर हम लोग यूज़ करेंगे। ये सब है। ओवरलोड प्रोटेक्शन, जब लोड ज़्यादा हो जाएगा तो अलग अलग टाइप के प्रोटेक्शन यूज़ करेंगे सर्किट में। अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में 11 नंबर पॉइंट जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें डायोड, जेनर डायोड, ट्रांजिस्टर, ये इसका बेसिक आपको देख लेना है। ठीक है, बेसिक डायोड क्या है, यूनिपोलर डिवाइस है। ठीक है, जिसको हम लोग एक नॉन लीनियर डिवाइस है। आपको डायोड के बारे में देख लेना। जेनर डायोड जो होता है हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर में यूज़ करते हैं। ट्रांजिस्टर्स के बारे में आपको बेसिक देख लेना है। ट्रांजिस्टर जो है 3 गो जंक्शन होता है। ठीक है, 3 जंक्शन होता है, टर्मिनल होता है 3 गो, और उसमें आपका जो होता है इमीटर होता है, बेस होता है, कलेक्टर होता है। इमीटर का डोपिंग ज़्यादा रखते हैं, उसके बाद हम लोग डोपिंग किसका ज़्यादा रखते हैं, कलेक्टर का सबसे कम रहता है, बेस का। लेकिन एरिया वाइज कहेगा तो सबसे ज़्यादा एरिया होता है कलेक्टर का, उसके बाद इमीटर का, उसका बाद बेस का। ठीक है, ये देख लेना। रेक्टिफायर जो होता है, रेक्टिफायर क्या करेगा, AC को DC में चेंज करेगा। 2 तरह का हम रेक्टिफायर पढ़ते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों का हम लोग एवरेज वोल्टेज देख लेंगे, RMS वोल्टेज देख लेंगे। जैसे हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो है एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐसे हम लोग फुल वेव में होता है 2 Vm/π, इसमें हो जाएगा Vm/π हो जाएगा। और फुल वेव में जैसे RMS वैल्यू होता है Vm/√2 होता है, वोल्टेज के टर्म में बोल रहे हैं Vm/√2 होता है। यहाँ पे जो है हाफ वेव में वहाँ पे Vm/√2 होता है, यहाँ पे Vm/2 हो जाएगा। अब बेसिक गेट देख लेना, एंड गेट, और गेट, नोट, एंड नोट देख लेना है। ठीक है, ये जो होता है यूनिवर्सल टाइप का गेट होता है, देख लेना बेसिक। अब बैटरी के बारे में आपको थोड़ा सा देख के जाने से एक आधी क्वेश्चन आ सकता है। लीड एसिड टाइप का होता है बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी होता है, सब देख लेना। जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पावर प्लांट जो है बेसिक आपको देख के जाना है। थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट में पावर का जनरेशन कैसे होता है। जैसे थर्मल पावर प्लांट में पहले बताए थे, जो हम लोग यूज़ करते हैं सेलियन टाइप का, मतलब जनरेटर यूज़ करते हैं। और हाइड्रो में थर्मल प्लांट में नॉन सेलियन टाइप का यूज़ करते हैं, मतलब नॉन सेलियन कोई बोलते हैं सिलेंड्रिकल टाइप का यूज़ करते हैं, और हाइड्रो में हम लोग सेलियन टाइप का यूज़ करते हैं। ठीक है,
और ट्रांसमिशन लाइन का बेसिक आपको मतलब देख लेना है। उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन में ये सब आपको देख लेना है। इलेक्ट्रिक सेफ्टी में जो ये जो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार आप इसको देख लेंगे तो हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रिकल शॉक हो गया, मान लिया अचानक मतलब करंट बढ़ गया, तो अगर हम मतलब जो है वायर को टच कर लिए, नग्न वायर को, तो करंट लग सकता है। तो इसके बारे में आपको बेसिक देख लेना है। तो ये सब जो है जो हाईली वेटेड टॉपिक है दोस्तों, ये है आपका ट्रांसफार्मर है, आपको देखे जाना है। डीसी मशीन को देख जाना, इंडक्शन मशीन को देखे जाना है। और बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को आपको ओम्स लॉ हो गया, नेटवर्क थ्योरम हो गया, आपको केसीएल के भी देखे जाना है। आपको ज़्यादा मतलब देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको थेवेनिन नॉर्टन वो सब उतना देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रेजोनेंस सर्किट देखे जाना है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। आपको फिर बेसिक जो है आपको प्रोटेक्शन और गियर के बारे में देख लेना है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स देख लेना है। 3 फेज सर्किट के बारे में बेसिक देख लेना है। थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। तो दोस्तों आप लोग ये सब टॉपिक अगर अच्छा से आप देख के जाएंगे तो आपका 27 मार्क्स तो आराम से आ जाएगा, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। एक बार इसको सब टॉपिक को आप सर्च कर लीजिए और अच्छे से देख लीजिए, फिर आपको फाइनली आपका मतलब क्वालिफाई कर देंगे आप। और अपना टेक का तो तैयारी कर ही रहे हैं अच्छे से इतना दिन से, लेकिन आप 10 दिन में इसको लेकर के भी सीरियस हो जाइए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। और कुछ थोड़ा बहुत मैंने आपको रिवीजन करा ही दिया। और चूँकि दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एक वीडियो को कंप्लीट करने में, इसलिए मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। तो दोस्तों और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम।